हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मेजर पेपर 2। ठीक है। और इससे पहले आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आंसर बता दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों का सारा वीडियो और इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो सारा का सारा पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ पे आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले उसको देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा और आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को पूरा आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां क्या है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय का परिचय को देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे। ठीक है, तो चलिए परिचय को देखते हैं। क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, सम्राट विक्रमादित्य। ठीक है, गुप्त वंश का एक महान और प्रकर्मी शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो गुप्त वंश का एक महान राजा और प्रकर्मी राजा भी था। ठीक है, उसने लगभग 380 से 414 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने लगभग कितना ईस्वी तक शासन किया, 380 से 414 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र और रानी दत्ता देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था, समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त इसके पिता का नाम था और रानी दत्ता देवी इसके माता का नाम था। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, जब शकों को हराया था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो इसके बाद उन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाने लगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और इस कारण इन्हें सकारी भी कहा जाता है। और इन्हें सकारी भी कहा जाता है। सकारी किसको कहा जाता है, शकों का दुश्मन। ठीक है, जब शकों को हराया तो ये दुश्मन के रूप में पनप गए थे। ठीक है, इसलिए शकों का दुश्मन कहा जाता है इसको, सकारी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां क्या क्या रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक उपलब्धियां इसका क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक उपलब्धियां। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपने साम्राज्य का पूरा विस्तार किया था। ठीक है, उसने शकों को पराजित करके उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्वी में बंगाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने क्या किया, शकों को पराजित करने के बाद उत्तर में हिमालय से लेकर, उत्तर में क्या बोल रहा है हिमालय। देखिए यहाँ हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे एक मैप बना दिए हैं। ठीक है, मैप डाल दिए हैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने क्या किया। देखिए उन्होंने उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, ठीक है, दक्षिण में जो है नर्मदा नदी तक, यहाँ देखिए इधर है। ठीक है, उत्तर से हिमालय से लेकर, हिमालय इधर है। ठीक है, हिमालय इधर है और दक्षिण इधर है। ठीक है, इधर नर्मदा नदी तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। ठीक है, और काठियावाड़ से लेकर पूर्वी बंगाल तक, काठियावाड़ से लेकर, इधर काठियावाड़ है। ठीक है, गुजरात में काठियावाड़ पड़ता है, और इधर बंगाल तक अपने साम्राज्य को पूरा विस्तार किया था। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैप में समझाने के लिए बताया गया। ठीक है, इधर देखिए गुप्त साम्राज्य का पूरा इधर विस्तार है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे है आर्थिक उपलब्धियां। इसका आर्थिक उपलब्धियां क्या क्या रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर गुप्त साम्राज्य का नियंत्रण हो गया, जिससे व्यापार और समुद्री संपर्क में अत्यधिक वृद्धि हुई। क्या बोल रहा है, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्या किया, अरब सागर के तटवर्ती जो बंदरगाह थे, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का इसमें नियंत्रण हो गया। ठीक है, जिससे क्या होता है, व्यापार और समुद्री संपर्क इसमें अत्यधिक वृद्धि होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया। देखिए यहाँ पे जो है अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, समुद्री इलाकों में अपना विस्तार फैला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, व्यापार को अपना चलाता था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, व्यापार से प्राप्त आय ने साम्राज्य को समृद्ध बनाया, जिससे प्रजा का जीवन स्तर क्या होता है, ऊंचा होने लगता है। यहाँ पे इन लोगों ने व्यापार को अपना स्थापना किया। ठीक है, कहाँ पे, समुद्री इलाकों पर, जिससे क्या होता है, यहाँ पे आय प्राप्त होता है इन लोगों को। ठीक है, विदेशों से क्या होता है, आय प्राप्त होता है, और अपना यहाँ पे इन लोगों ने
साम्राज्य को विकास किया। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, वैवाहिक संबंध। ठीक है, वैवाहिक संबंध। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की और नागवंश के कुबेर नागा तथा कदम्ब वंश की राजकुमारी से विवाह किया। क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाई। ठीक है, यानी अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, नागवंश के कुबेर नागा तथा कदम्ब वंश की राजकुमारी से विवाह किया। उन्होंने क्या किया, कदम्ब वंश की जो राजकुमारी थे उससे विवाह किया था। ठीक है, आगे क्या है, तथा वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। उन्होंने क्या किया, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री जो थी उसकी प्रभावती से विवाह करवाया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे परंतु उन्होंने अन्य धर्म के प्रति भी सहिष्णु नीति अपनाई, यानी कि वो जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों के भी प्रति सम्मान अधिकार प्राप्त करने का अधिकार दिया था। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी उनके शासनकाल में सम्मान पूर्वक रहते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग भी वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे जो हमारा है पांचवा पॉइंट, प्रसिद्ध लौह स्तंभ। प्रसिद्ध लौह स्तंभ क्या है, देखिए ये जो है ये दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार के बगल में। ठीक है, इसको लौह स्तंभ कहा जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुतुब मीनार के निकट एक लौह स्तंभ स्थित है जिस पर एक शिलालेख है जो यह घोषित करता है कि स्तंभ का निर्माण हिंदू भगवान विष्णु के सम्मान और 34 शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृतियों में कारीगरों द्वारा यहाँ किया गया है। ठीक है, यह जो है कारीगर द्वारा बनाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में। ठीक है, याद में। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लौह स्तंभ बनाया गया है। ठीक है, कुतुब मीनार के बगल में ही बनाया गया। अगर आप लोग दिल्ली गए होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यहाँ बहुत सारा चीज़ लिखा गया है। ठीक है, पुराने समय में। यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन वहाँ पे आप लोग को साफ साफ दिखेगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। ठीक है, 9 रत्न। उनके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह निवास करता था जिसे नवरत्न कहा जाता है। उनके दरबार में, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, नवरत्न। ठीक है, वो कौन कौन से देखिए यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से दिख जाएगा नवरत्न कौन कौन है। वैताल भट्ट है, धन्वंतरी है, छपनक है, अमर सिंह है, शंकु है, और आगे देखते हैं आगे कौन कौन है। घटकपर है, कालिदास है, वारामिहिर है, वरुचि है। ठीक है, ये सब जो है नवरत्न में आते हैं। इनका काम क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। पहला जो है अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे, वे एक संस्कृत कोशकार और कवि थे। ये जो थे कोशकार और कवि थे, कौन, अमर सिंह। ठीक है, और दूसरा क्या, धन्वंतरी। माना जाता है कि वे एक महान चिकित्सक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में काम किया। ये जो थे महान चिकित्सक थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में काम करते थे। ठीक है, धन्वंतरी। अब तीसरा क्या है, हरिसेन। हरिसेन कौन थे, उन्होंने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना की। ठीक है, अपनी वृद्धावस्था में हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्हें एक महान राजा बताया। किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, और हरिसेन जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बहुत सारी कविता लिखी है। आगे क्या है, चौथा है कालिदास। कालिदास कौन थे, कालिदास को भारत के अमर कवि और नाटककार के रूप में माना जाता है। कालिदास को भारत के अमर और कवि और नाटककार के रूप में माना जाता है। पांचवा क्या है, पांचवा जो है हमारा कहपंक। ठीक है, वह कौन था, वह जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कार्य करता था और एक ज्योतिषी भी था। ठीक है, छठा क्या है, शंकु। शंकु कौन थे, वे वास्तुकला के क्षेत्र में थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान सुंदर संरचनाओं में उनका बहुत योगदान रहा है। वो जो थे एक पेंटर थे। ठीक है, बहुत सारे वास्तुकला का चित्रण किया था उन्होंने। ठीक है, अगला क्या है, सातवां जो है वारामिहिर। वारामिहिर कौन थे, यह जो थे एक खगोलीय शास्त्री थे और गणितज्ञ भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी। ठीक है, उन्होंने कई किताबें लिखी और उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण थी। कौन था, पहला क्या है, बृहद संहिता, और दूसरा क्या है, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, और तीसरा क्या है, बृहद जातक। ये सब जो है एक खगोलीय और गणितज्ञ विज्ञान थे। ठीक है, आठवां क्या है, आठवां जो है वरुचि है। वरुचि कौन थे, चलिए देखते हैं। यह एक व्याकरण विशेषज्ञ और संस्कृत विद्वान थे। यह जो था व्याकरण विशेषज्ञ और संस्कृत विद्वान थे। ठीक है, नौवां कौन है, वेताल भट्ट। वेताल भट्ट एक जादूगर और कवि भी था। वेताल भट्ट एक जो जादूगर था और कवि भी था। आप लोग देखे होंगे विक्रम बेताल का कहानी। ठीक है, वही थे ये लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं सातवां पॉइंट क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी क्या रही है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 राजधानियां थी।
चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 राजधानियां थी। पहली क्या है, पाटलिपुत्र जो अभी वर्तमान में पटना है, और दूसरी क्या है, उज्जैनी जो अभी वर्तमान में उज्जैन है। ठीक है, ये जो है मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी। पहले की जो राजधानी थी, मुख्य राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र। अब लेकिन इन्होंने क्या किया, उज्जैन बना दिया। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट हमारा है, उनकी दूसरी राजधानी उज्जैनी थी, जो आधुनिक क्या है, उज्जैन में है। ठीक है, उन्होंने अपनी जीत के बाद खासकर पश्चिमी क्षेत्रों पर अधिकार के बाद उज्जैनी को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसके बाद क्या होता है, उज्जैनी को एक प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाता है और बाद में इसको राजधानी के रूप में बना देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सिक्के कैसे कैसे चलते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सिक्के कैसे कैसे चलते थे उसको देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए गए, जिन्हें दिनार कहा जाता है। 8 प्रकार के सिक्के जारी किए, जिसे क्या कहा जाता है, दिनार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के भी जारी किए। उन्होंने क्या किया, चांदी और तांबे के सिक्के को जारी किया, खासकर उन पश्चिमी क्षेत्रों में जो उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों से जीता था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, तांबे और चांदी के सिक्के जारी किया। ठीक है, बाद में क्या होता है, देखिए आगे क्या है, आगे है, इन सिक्कों पर विभिन्न आकृतियां होती थी। इन पर विभिन्न आकृतियां होती थी, जैसे कि राजा का धनुष, ठीक है, बाल लिए हुए शेर को मारना, राजा को घोड़े पर सवार होना, देवी देवताओं को साथ चित्रित करना। ठीक है, ये सब जो चित्र इस पे बनाते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे धनुर्धारी मतलब धनुष लिए हुए है, यहाँ पे शेर पर बैठा हुआ है, यहाँ पे वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्त्री जैसा कुछ है, पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पे जो है बाघ को मारा जा रहा है बाण से, है ना, और ये क्या है पता नहीं चला। ये जो है अश्वमेघ जो यज्ञ होता था वो है, और ये जो है, ये आप लोग बताइए कमेंट में, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या का चित्र बनाया गया है इसमें। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा ये क्या चीज़ का चित्र है। ठीक है, ये क्या चीज़ का चित्र है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, जूम कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, विदेशी संबंध। अगला क्या है, विदेशी संबंध क्या है, उनके शासनकाल में चीनी यात्री फहगान भारत आए। ठीक है, उनके शासनकाल में कौन आते हैं, फहगान। ठीक है, भारत आते हैं, और क्या होता है, जिन्होंने उनके शासनकाल की प्रशंसा की। और जब वे भारत आते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन व्यवस्था को बहुत ही अच्छा बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बताते हैं और प्रशंसा करते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे साम्राज्य है और शासन व्यवस्था है। ठीक है, और भारत को एक समृद्ध और शांतिपूर्ण तथा न्यायप्रिय देश बताया। और भारत को क्या बताया उन्होंने, भारत को एक समृद्ध, ठीक है, शांतिपूर्ण और न्यायप्रिय देश बताया। कौन, फहगान। ठीक है, ये भारत आते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बात बताते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। इतना सारा हम लोग पढ़े तो निष्कर्ष में क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है निष्कर्ष में, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने न केवल गुप्त साम्राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बनाया, बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति को भी नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने क्या किया, केवल गुप्त साम्राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सशक्त नहीं बनाया, मजबूत नहीं बनाया, बल्कि यहाँ पे कला, साहित्य, कला और संस्कृति को भी यहाँ पे विकास किया। ठीक है, इसलिए इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसलिए इनको विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का मौका दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों का इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी हम लोग इसका जल्द से जल्द वीडियो बना सकें। ठीक है, और सबसे पहले इसका आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ को देखिएगा तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि और भी हम लोग इसका जल्द से जल्द वीडियो बना सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।